हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले एक डेरिवेशन जो कि आगे न्यूमेरिकल आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए काम देगा। तो ये न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, आगे की टॉपिक में भी यूज होने वाला है। तो न्यूमेरिकल ये डेरिवेशन करेंगे एक सूत्र का, और वो सूत्र का डेरिवेशन है, हेडिंग दे दीजिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। हेडिंग दे दीजिए जल्दी से। तो दे दिया हेडिंग। कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़े हैं सेल क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल दो प्रकार के मिले, एगो प्राथमिक सेल, एगो द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल को उन श्रेणी में रखा गया जिन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, और वे सेल जिन्हें पुनः चार्ज कर सकते उन्हें द्वितीयक सेल में रखा गया था। उसके बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे थे, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखो, जब भी बैटरी को आप काम में ले रहे हो तो काम में लेने से पहले जो भी सेल के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर होता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। जब उस सेल से धारा लेने लगते, माने काम में लेते, तब उस सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, क्योंकि कुछ वोल्टता की हानि हो जाती है सेल के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखे थे आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में संबंध। देखो, कभी भी डेरिवेशन करना होता है ना, तो कुछ वहां पर रामकथा लिखना पड़ता है, चित्र बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, जैसे बनाएंगे उसको वर्णन करना पड़ता है। तो मैं देखो, इसमें क्या चाहिए आपको, एक सेल आंतरिक प्रतिरोध चाहिए, विद्युत वाहक बल चाहिए, टर्मिनल विभवांतर चाहिए। एक सेल खरीदोगे, एक सेल खरीदोगे तो उसके पास कुछ वोल्टता होगी। जब सेल को बाह्य प्रतिरोध से नहीं जोड़ेंगे तो वहां पर विद्युत वाहक बल होगा, वो उसके साथ आंतरिक प्रतिरोध भी एगो रहेगा। जब सेल को में धारा बहाएंगे तो वो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। तो पहले आप क्या करो, एक सेल लो, खरीदो, तो विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। जब उसमें एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ोगे तो टर्मिनल विभवांतर भी मिलेगा ना। ऐसे ही रचना समझो। तो पहले क्या करिए, माना एक सेल, मान लीजिए भाई एक सेल है। तो जब माने भाई एगो से मार्कर सुखा दिया, चलो ठीक है। माना एक सेल, मान लीजिए जी, माना एक सेल, और जो ही मानोगे ना एगो सेल, तो उसका एगो विद्युत वाहक बल होगा और एगो आंतरिक प्रतिरोध होगा। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। जो ही आप मार्केट में खरीदोगे एक सेल, तो उसके पास कुछ वोल्टता का सेल रहेगा, ठीक है ना। उस वोल्टता को हम लोग कहेंगे विद्युत वाहक बल। तो खरीदोगे तो वोल्टता विद्युत वाहक बल मिलेगा ही, आंतरिक प्रतिरोध भी मिलेगा। भाई हम लोग आए तो अपन पेट लेकर आए, घरे रख कर आए हो। वैसे एगो सेल है तो सेल के अंदर की यह बात है, तो भाई जहाँ सेल जाएगा वहां आंतरिक प्रतिरोध भी जाएगा, ठीक है ना। तो माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। जो बातें बोल रहे हैं उसी को लिखना है रचना में, ठीक है ना। अब क्या करें, टर्मिनल विभवांतर उत्पन्न करना है ना। तो ये कब उत्पन्न होगा, जब इनके सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ोगे। तो मान लो, माना सेल के सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध, सेल के सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और एक कुंजी भाई लगा देते हैं, ताकि जो ही प्रतिरोध जोड़ दोगे ना तो ये धारा बहाने लगेगा, पता चलेगा कुछ समय बाद से खत्म होगी, लगे हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ। तो कुंजी को लगा देते हैं, तो आवश्यकता अनुसार जब हमें काम होगा तब हम सर्किट को चालू करेंगे, ठीक है ना। एक कुंजी के द्वारा जोड़ा गया है,
तब उनके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर भी हो जाता है तथा परिपथ में प्रवाहित धारा हमारी क्या है, आई। ठीक है ना, इतनी बात माने, कोई ज्यादा नहीं किए, बस माने एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल के सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और एक कुंजी के जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर भी हो जाता है और परिपथ में धारा आई बह रहा है। यही बात लिख देना। लिखने के बाद अब क्या करना है, जान दीजिए। अब क्या करना है, हमें आर, वी और ई में संबंध स्थापित करना है। ठीक है जी। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, इससे धारा मिल रहा है, धारा निकल रहा है, ये धारा किस पर जाएगा, बाह्य प्रतिरोध पर जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध पर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए जाएगा। यह धारा कहाँ जाएगा, बाह्य प्रतिरोध पर जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध पर। तो यह धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, ओम का नियम काम में आएगा, ओम का नियम काम में आएगा। तो ओम के नियमानुसार हम लिख सकते हैं, ओम के नियमानुसार हमारा होगा, अगर परिपथ में कुल धारा लोगे तो कुल विद्युत वाहक, कुल विभवांतर रहेगा ना, कुल विभवांतर बटा में आर, कुल प्रतिरोध। अरे गधा लोग, डी बराबर वी बटा आई होता है ना, आर। अगर परिपथ में कुल धारा देखोगे तो कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध चाहिए। तब क्या करेंगे, इस परिपथ में ओम के नियमानुसार लिखते हैं। ओम के नियमानुसार, रचना लिखने के बाद चित्र बनाएंगे और लिखेंगे ओम के नियमानुसार, नियमानुसार। ओम के नियमानुसार होता है V बराबर नहीं, I बराबर हम लगाते हैं V अपॉन R, V अपॉन R। अर्थात में परिपथ में कुल धारा देख रहे हैं ना, ओम के नियमानुसार परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा देखोगे तो परिपथ में विभवांतर बटा परिपथ में प्रतिरोध। ठीक है जी। तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है लिखना, तो हम लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर एक काम है बताऊंगा बाद में, कुल विभवांतर बटा में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है जी। अब बताइएगा I बराबर क्या होगा, कुल विभवांतर कितना है। एक बात बताना, कुछ वोल्टता यहाँ पर खर्च हो रही है, जैसे कि अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत हो सकता है, पहला क्लास पढ़ना चाहिए आपको। तो पहले क्लास में हम ये बात सीखे हैं कि कुछ वोल्टता इस प्रतिरोध पर हानि हो जाता है और कुछ वोल्टता यहाँ पर हानि हो जाता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, प्रारंभ में जो सेल खरीदे थे उस समय जो वोल्टता थे वो आएगा। ठीक है ना, यही बात पढ़े है ना। तो हमारे पास कुल वोल्टता कितना होगा भाई, कुल वोल्टता कितना होगा, जितना सेल का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ वोल्टता यहाँ है और कुछ वोल्टता यहाँ है, तो कुल वोल्टता क्या हो गई, ये ना बट रहा है यहाँ और यहाँ, तो हम कुल विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं कुल विभवांतर की जगह। और कुल प्रतिरोध यहाँ पर हम V अपन R इसीलिए नहीं लिखे कि V अपन R लिखते तो टर्मिनल विभवांतर होता, अंतर बाह्य प्रतिरोध होता, तो ये हेजा का विभवांतर, हेजा का प्रतिरोध कहाँ गए। ऐसे ही परिपथ में कुल धारा ले रहे हैं ना, तो कुल की बात होगी, तो इसलिए मैं इसको लिखा हूं कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। समझ में आ गया। अब बताइए अगर कुल विभवांतर लेना है तो मैं क्या करूंगा कि कुछ वोल्टता यहाँ खर्च हो रही है, कुछ वोल्टता यहाँ खर्च हो रही है। कौन सी वोल्टता, जो विद्युत वाहक बल है, तो कुल वोल्टता क्या होगी, ये प्लस ये बराबर विद्युत वाहक बल होगा ना, बराबर विद्युत वाहक बल। तो कुल वोल्टता की जगह, कुल विभवांतर के जगह हम लिख सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, और बटा में कुल प्रतिरोध। बताइएगा इसका एक सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है तो श्रेणी क्रम होगा, तो कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, आई ना 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 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हुआ हमारा धारा का फॉर्मूला। अभी तो कहोगे आर भी ई में संबंध नहीं स्थापित हुआ ना, तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर कोई सेल है उससे धारा कितना बहती है तो कुल विभवांतर बटा में लगा कुल प्रतिरोध के बराबर बहता। ये यूज हम करेंगे आगे, हम सेलों को जब जोड़ेंगे
आज ही की क्लास में जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, तो बताइएगा I इंटू आर, बारी बारी से गुणा कर दें, नहीं समझ में आ रहा। आर प्लस स्मॉल आर होगा बराबर ई, होगा ना जी। तो ई बराबर हमारा क्या होगा, I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। अब बताना जी, यहाँ पर हम लोग इसके सिरों के बीच बोधता करें तो इसमें प्रवाहित धारा गुणे इसका प्रतिरोध, यानी I बटा आर को आप क्या लिख सकते हो, टर्मिनल विभवांतर। बोलो जी, लिख सकते हो ना, I इंटू आर को, कैपिटल आर को लिख सकते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो अगर क्रमबद्ध हो तो आपको समझ में आ गया होगा, E बराबर V प्लस हो जाएगा I इंटू आर। देखा, चुटकी में सब हो गया, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। तो ये होता है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्या किए, कुछ नहीं, बस सेल एक माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेल के सिरों के बीच बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और एक कुंजी के जोड़ने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर टर्मिनल विभवांतर भी हो जाता है। और यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर ओम के नियमानुसार कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। कुल विभवांतर हमने देखा, कुछ विभवांतर यहाँ खर्च हो रहा है, कुछ विभवांतर इतना खर्च हो रहा है, दोनों को मिलाएंगे तो आएगा विद्युत वाहक बल। क्योंकि हम समझे थे कि 10 वोल्ट की बैटरी खरीद कर लाए थे, जब उसमें प्रतिरोध जोड़े थे तो 8 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट कहाँ खर्च हुआ था, तो सेल के अंदर हुआ था ना, दोनों को मिलाए तो क्या आया, 10 वोल्ट आ गया। यानी खरीद कर लाएंगे उस समय जो विभवांतर रहेगा उसे विद्युत वाहक बल, और जब काम में लेंगे वो विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर, और टर्मिनल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा है तो हमारा क्या आ रहा था, विद्युत वाहक बल। क्या डेरिवेशन से भी वही आया, क्लियर हो गया। तो आप इतना रचना लिखिए, रचना लिखने के बाद ये लिख दीजिए, काम बन जाएगा। तो नोट करिए, इसको नोट करिए, आगे बढ़े। नोट हो गया, चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेलों का संयोजन। तो बात ये है कि सेलों का संयोजन हम करेंगे तो क्यों करेंगे, तो बात ये कि भाई एक सेल से अगर हमारे घर के पूरे उपकरण नहीं चल रहे हैं तो एक और ही सेल लाएंगे, एक और ही सेल लाएंगे, एक और ही सेल लाएंगे, जब तक नहीं चलेगा तब तक लाते रहेंगे। तो लाकर क्या करेंगे, उसको कोई यूज करेंगे ना सबको, किसी क्रम में। तो हम क्या करें, अगर एक सेल से धारा उपयुक्त नहीं मिल पाती है तो वहां पर सेलों का संयोजन किया जाता है। अब सेलों की स्थिति के अनुसार संयोजन किया जाता है कि कैसा सेल रहेगा तो कैसे क्रम में संयोजन करोगे कि ज्यादा से ज्यादा धारा मिले। क्योंकि उद्देश्य तो अभी तक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़े होगी। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, समांतर क्रम में घट जाता है, ऐसे पढ़े। कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन पढ़े, समांतर क्रम में बढ़ता है और श्रेणी क्रम में घटता है। तो ये तो बढ़ाने घटाने की बात है। अगर सेल को जोड़ेंगे तो क्या हम ये कहेंगे कि अगर हमें सेल कम धारा लेना होगा तो इस क्रम में जोड़ेंगे, ज्यादा धारा लेना होगा तो इस क्रम में, ऐसे तो बात नहीं रहेगी। हमेशा हर बार हमारा यही सोच रहे कि कुल सेल से हमें ज्यादा से ज्यादा धारा मिले, यही ना सोच रहेगा, बोलिए। यानी हर सेल से हमें ज्यादा से ज्यादा धारा लेना। तो अब सेल के कुछ कंडीशन आती हैं, उस कंडीशन को देखते हुए सेल के संयोजन को किया जाता है। वो संयोजन मैं लास्ट में बताता चलूंगा, ध्यान से देखते चलिए। तो सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, समझ में आ गया ना। आवश्यकता अनुसार जितना हमें सेलों को से धारा चाहिए तो कई सेल जोड़कर हम आवश्यकता अनुसार धारा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सेलों का संयोजन हेडिंग दे देंगे हम लोग, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन हमारे सिलेबस में 3 ठो है, 3 प्रकार के संयोजन है। पहला जो सेलों का संयोजन है वह है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा हमारा है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित, मिश्री ना,
मिश्रित क्रम संयोजन, दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर, ठीक है ना, अनिश्रेणी भी रहेगा और समांतर भी रहेगा। तो 3 प्रकार से संयोजन किया जाता है, वो सेलों की कंडीशन के अनुसार किया जाता है। तो मैं ले रहा हूं सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में, और लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे सेल संयोजन श्रेणी क्रम में करोगे तो ज्यादा से ज्यादा धारा मिलेगा। कैसे सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में करोगे कि सेल से ज्यादा धारा मिलेगा, लास्ट में बताएंगे। सेलों का संयोजन पढ़े तो सेलों के संयोजन का श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है? जैसे पिछले सभी संयोजन जोड़े कि दूसरा अगले के पहले से जोड़ते चले गए, ठीक है ना। ऐसे ही सेलों में भी है, यदि प्रत्येक सेल ले तो इसका एक आंतरिक प्रतिरोध भी रहेगा, ठीक है ना, ये अंदर की बात है, ये दिखता नहीं। तो यदि प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को देख रहे हैं ना, ये प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ दिए ना, अगले सेल के धन ध्रुव से, प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से, इसका ये ऋण ध्रुव है तो अगला सेल का धन ध्रुव, प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को उसके अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ती चले जाती है। जय को जोड़ना होगा, तय को जोड़ना, ठीक ना। प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को उसके अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ती चले जाती, जो संयोजन प्राप्त होता है उसी को सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अभी तक सीख गए सर? क्या आप सीखे? तो सेलों का श्रेणी क्रम कैसे करोगे? तो कुल सेल को ले लोगे, एगो सेल उठा लोगे, उसके माइनस को पकड़कर अगले सेल के प्लस से साइड कर दोगे, उसका माइनस पकड़ के अगले सेल के प्लस से, इसका माइनस को पकड़कर अगले सेल के प्लस से, जब वो सेल रहेगा तय को जोड़ देंगे। जो संयोजन मिलेगा वो संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। अंत में पहले सिरे का प्लस मिल जाएगा और अंतिम सेल का माइनस मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो ये संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। ये परिभाषा लिखना होगा तो हम लोग लिख लेंगे, ठीक। अब डेरिवेशन करने चलते हैं। सेल से धारा लेना है ना, तो धारा कैसे लेंगे तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हम n गो सेल, एगो दुगो नहीं, अब तुम लोग जानना कौन गो सेल जोड़ते हैं, तुम्हारे घर की खर्चा कितना में चलता है तुम लोग जानते हो ना। हमारे घर की खर्चा तुम लोग जानोगे, तो कई गो सेल ले रहे हो कि तुम लोग का पेट भर रहा है, तुम्हें लोग जानो, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं n गो सेल श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, n गो, ठीक है ना, जिनके प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल जो है E1 है, E2 है, E3 है, अब वो है En ना, En, तथा आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 डॉट डॉट RN जोड़ दिए ना। अब धारा कैसे मिलेगा? जब तक बाह्य प्रतिरोध जोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे तभी ना धारा मिलेगी। तब पहले और अंतिम सेल के सिरों के बीच एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और एक कुंजी के जोड़ा गया है। तब परिपथ में प्रवाहित धारा हमारा क्या है? I है, ठीक है ना। इसी का हमें मान निकालना है। तो I बराबर हमें क्या चाहिए? कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, यही ना चाहिए, यही ना चाहिए। पहले मैं बताया था I बराबर क्या होता है? E बटा में R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r आया था ना। तो परिपथ से कुल विद्युत वाहक बल निकालते हैं, परिपथ से कुल प्रतिरोध निकालते हैं, ओम का नियम भी लगा देंगे तो बात बन जाएगा, धारा मिल जाएगी। हमें धारा में ना चाहिए, लगाओ। परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल बीच बीच में बताते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुल विद्युत वाहक बल आ रहा है ना, आगे बढ़े थे ना, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर हमारा हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे भाई, E1 प्लस E2 प्लस
E3 प्लस क्या हुआ जी डॉट डॉट En, जब वो रहेगा तब वो जोड़ देंगे, कुल विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, तो सभी को जोड़ेंगे तब ना को मिलेगा। और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा मार्कर को चेंज कर देते हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध दिखाई नहीं ना देगा तुम उसको। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में लिखा आंतरिक प्रतिरोध, मार्कर के साथ साथ हमारा भी होगा। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर, बताइएगा सभी R1 R2 R3 किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम ना, तब तो इनका श्रेणी क्रम संयोजन लगाना पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट R, ठीक ना। अच्छा बताना, अभी तो एक और प्रतिरोध है ना, अभी तो कुल प्रतिरोध नहीं निकाले हैं, तो कुल परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कामा कुल प्रतिरोध बराबर हमारा क्या होगा, एगो बाह्य प्रतिरोध R है और इसकी क्रम श्रेणी में देखो इसका अगला सिरा इसके पहले से जुड़ा है ना, अगर 5 गो रहे तो 5 गो ऐसा सेल रहे, ओकर अगला प्रतिरोध का इससे पहले सिरे से जुड़ा है ना, बोलो। तो यहाँ पर सभी लोग क्या क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, कुल प्रतिरोध इतना हो गया। तब परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा कामा I बराबर परिपथ में कुल विभवांतर E है ना, बाद में नहीं E1 प्लस E2 कर देंगे, और कुल प्रतिरोध कितना है R प्लस स्मॉल r, I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En प्लस, और फिर R प्लस R का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट प्लस का RN, हो गया ना जी, हो गया। क्योंकि आप सेल खरीदने जाओगे तो उसका विद्युत वाहक बल रहेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध भी रहेगा। क्योंकि कैसे आंतरिक प्रतिरोध मापेंगे, तो आप इसी चैप्टर में एक युक्ति पढ़ेंगे विभवमापी, तो विभवमापी की सहायता से विद्युत वाहक बल भी मापा जाता है। वोल्टमीटर नहीं लगा के मापेंगे, क्योंकि उसमें धारा बहने लगेगा ना, धारा बहने लगेगा तो सिर्फ अंदर भी धारा जाएगा, तुरंत वोल्टता की हानि आएगी, बढ़िया नहीं विद्युत वाहक बल मिलेगा। कैसे मापेंगे हम दिखाएंगे, वहाँ एक युक्ति बनाई गई है, उससे मापा जाता है। उस समय मापते समय सेल से कोई धारा नहीं बहती है, ठीक है ना। चलिए उससे आगे देख लेंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो देखिए इतना हमारा आपका विद्युत वाहक बल पता रहेगा, सभी का मान रख लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध रहेगा, सबका मान रख के हम लोग धारा निकालें, ठीक है ना। इतना यदि क्या करें, मान लीजिए सभी सेल का विद्युत वाहक बल समान हो जाए, माने सभी एक ही बैटरी खरीदे, एक ही विद्युत वाहक बल के सभी बैटरी खरीदे, तो E1 भी होगा, E2 भी होगा, E3 भी होगा, E4 भी होगा, En भी। जब शरीर बराबर तब पिटो बराबर ही होगा ना। यानी आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, R R R R जब हो रही तब, ठीक है ना। तो सभी यदि हम मान लें, यदि कंडीशन लगाएं कि हम ऐसा करें, अलग अलग ना खरीदें, सामान खरीद लें एक ही सामान की, तो लिखते हैं यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, समान E हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा समान आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो अच्छा बताना जी, ठीक है। अगर E भी रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, डॉट डॉट E रखेंगे, तो कई बार रखोगे,
अगर मान लो इसकी गलती से 5 वोल्ट की खरीदे हैं तो 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट n बार लिखोगे ना तो 5 बार 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार लिखो या 4 से गुणा कर दो 5 में 5 5 से 10 5 15 5 20 अब पंचम के विषय से भी आ जाएगा। तो n बार क्यों लिखो, क्या लिख दो n इंटू ई हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। E1 के जगह ई रखो प्लस ई प्लस डॉट डॉट ई, R प्लस R1 के जगह भी क्या रखोगे R प्लस डॉट डॉट R, n को रखो I बराबर, बात यह है कि n बार क्यों लिखे, n से कई बार गुणा कर दे R प्लस n इंटू R, ये भी हो जाएगा ना। तो यदि सभी सेल का विद्युत वाहक बल समान हो तो बस ये पता चल जाए कितने विद्युत वाहक बल का और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कब वो सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इस सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। मैं एक बात बता रहा था कि कब आप जोड़ोगे, क्या कंडीशन लगाओगे कि हमारा सेल से ज्यादा धारा मिले, ठीक है ना। तो ये बात है कि अगर आई ज्यादा है तो आपको आंतरिक यानी प्रतिरोध कम होना चाहिए, बोलिएगा आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो आंतरिक प्रतिरोध कम कब होगा, ध्यान दीजिएगा, कम कब होगा, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, विभवांतर ना, क्योंकि विभवांतर जो ही कम हो जाएगा धारा तुरंत कम हो जाएगी उनके नियमानुसार, तो प्रतिरोध कम हो जाना चाहिए। तो यदि मैं मान लूं R बड़ा हो R से, बाहर वाला जो है इन लोगों से ज्यादा बड़ा, यानी अर्थात कैपिटल R के सापेक्ष स्मॉल r को नगण्य मान दे, तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, I बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल यानी आंतरिक प्रतिरोध, और स्मॉल r को नगण्य मान दियो तो n इंटू r क्या हो जाएगी 0। तो I बराबर क्या होगा यानी E बटा में, हाँ विद्युत वाहक बल कम हुआ नहीं, विद्युत वाहक बल कम हुआ नहीं। तो अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे सेलों की आंतरिक प्रतिरोध हमारा ये तो घट गया ना, खाली इतना प्रतिरोध कम हो गया तो इसका मतलब धारा ज्यादा ना हो जाएगा। तो I मैक्सिमम कब होगा, जब आंतरिक प्रतिरोध सेलों का नगण्य यानी बहुत कम नगण्य के बराबर रहे, तो उन सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो वहां पर क्या मिलेगा, अगर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो बाह्य प्रतिरोध से तो वहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा धारा मिलेगा। ठीक, जरा सोचो, अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा R से, माने R को नगण्य मान दे, शून्य कर दे, तब क्या होगा, यहाँ पर I बराबर n E बटा में n R होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है बाहर से तभी भी अभी ज्यादा ना प्रतिरोध मिलेगा, n को अगर 5 को जोड़ोगे तो 5 को प्रतिरोध के बराबर ना होगा, और यहाँ तो एक ही प्रतिरोध के बराबर जो रहेगा, बोलिए। तो यहाँ पर आपका अगर तभी भी धारा उतना नहीं मिलेगी, धारा कम मिलेगी, क्योंकि अभी भी प्रतिरोध ज्यादा है, एगो प्रतिरोध के बराबर ये काम कर रहा है, और ये कई गुना है, n गुना है, बोलिए। तो ये हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी भी स्थिति में हमारा उतना धारा नहीं मिलेगी जितना इस कंडीशन में मिलेगी। आप समांतर क्रम में और ही बढ़िया से सीख जाओगे, जैसे जैसे क्रम सीखोगे ना और ही बढ़िया से सीख जाओगे। तो मैंने श्रेणी क्रम की परिभाषा बताई, कुछ मानक एक हमने क्या किए, फार्मूला निकाले, और ये फार्मूला हमारे श्रेणी क्रम के लिए समान के लिए है और ये अलग अलग विभवांतर विद्युत वाहक बल के लिए है। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए टाइम ज्यादा हो गया, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में थोड़ी इस पर चर्चा करके अगला क्रम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना बात आप नोट करें।